Chemistry High Five YouTube channel. In our previous video lecture, we have discussed introduction, basic principle and instrumentation of Mosbar spectroscopy. In this video lecture, we will discuss what is this Mosbar effect and isomer shift. So, let's get started. Firstly, what is Mosbar effect? मोज़बार इफ़ेक्ट होता क्या है, हम इसको समझेंगे. तो मोज़बार इफ़ेक्ट क्या होता है कि सपोज करो आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसको हमने N1 बोला. अगर ये न्यूक्लियस N1 क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर के अंदर टाइटली बाउंडेड है, मीन्स ये किस फॉर्म में है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका न्यूक्लियाई है ये गामा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा. अब गामा एनर्जी रिलीज़ करेगी और ये जो रिलीज़ हुई गामा एनर्जी है उस एनर्जी को कोई दूसरा न्यूक्लियस क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा. और जो दूसरा न्यूक्लियस होगा वो भी जो जिससे गामा एनर्जी एमिट हुई थी बिल्कुल उसी का ही क्या होना चाहिए, एक आइसोटोप होना चाहिए. तो जो ये आपके पास सेकेंड न्यूक्लियाई है सेम आइसोटोप का, ये इस जो एमिटेड गामा एनर्जी है उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा. और इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये जो आपका न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इसमें ट्रांजिशन होगी. इसकी जो ग्राउंड स्टेट थी यहाँ से न्यूक्लियाई कहाँ पर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में. तो ये जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियाई गया है यहाँ पर क्या हुई है, ट्रांजिशन. इसी ट्रांजिशन को हमें मेजर करना है और इसी ट्रांजिशन को मेजर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मोज़बार स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा. ओके. तो मोज़बार इफ़ेक्ट क्या कहता है, मोज़बार इफ़ेक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियाई है जो कि क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर के अंदर क्लोजली बाउंडेड है तो वो गामा एनर्जी को रिलीज़ करेगा. वो गामा एनर्जी रिकॉइल फ्री होगी. रिकॉइल फ्री क्यों होगी, क्योंकि आपका न्यूक्लियाई क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में क्लोजली बाउंडेड है, टाइटली हेल्ड हैं उसके पार्टिकल्स. ओके. ऐसी कंडीशन में जो आपका न्यूक्लियाई है जिसने गामा एनर्जी को रिलीज़ किया था उसकी गामा एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी जो दूसरे न्यूक्लियस के अंदर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या करवा सके, ट्रांजिशन. और ट्रांजिशन हो जाएगी. ट्रांजिशन हो जाने के बाद जो एनर्जी एमिट होगी उसी से हमें क्या मिलेगा, मोज़बार स्पेक्ट्रा. ओके. सो मोज़बार इफ़ेक्ट में हमने पढ़ा कि मोज़बार स्पेक्ट्रा कैसे हमें मिलता है, मोज़बार इफ़ेक्ट क्या होता है. ओके. नाउ मोज़बार इफ़ेक्ट. व्हाट इज दिस मोज़बार इफ़ेक्ट? Theoretically, this Mosbar effect states that when some atoms are held tightly in crystalline structure, then the gamma radiation emitted by their nuclei are very close to being recoil free. क्या कहा कि अगर हमारा जो क्रिस्टल है जो कि किस में था, क्रिस्टल जो कि अगर क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस रखा हुआ है, क्रिस्टल के अंदर बाउंडेड है, तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियाई है वो जब एनर्जी को रिलीज़ करेगा ना तो उसमें रिकॉइल नहीं होगा. रिकॉइल कैसे नहीं होगा, देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे आपके पास गन है, गन से जब बुलेट निकलती है तो गन बैक साइड में क्या करती है, रिकॉइल करती है. तो बिल्कुल सिमिलर वे में अगर न्यूक्लियाई है तो न्यूक्लियाई से एनर्जी निकलेगी ना, फोटोन निकलेगा, तो न्यूक्लियाई भी क्या करता है, रिकॉइल करता है. बट अगर उस न्यूक्लियाई को कोई टाइटली पकड़ने वाला हो, मीन्स उसको क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर दें, तो वो रिकॉइल नहीं कर पाएगा. और अगर वो रिकॉइल नहीं कर पाएगा तो दिस इम्प्लाइज दैट द एमिटेड फोटोन हैज़ अ एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी दैट कोरस्पॉन्ड्स द ट्रांजिशन बिटवीन न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. और अब जो एमिटेड फोटोन था, जो फर्स्ट न्यूक्लियाई से रिकॉइल फ्री एनर्जी वाला जो फोटोन एमिट हुआ था, उस फोटोन की एनर्जी अब इतनी है जो कि ट्रांजिशन करवा सकता है दूसरे न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में. ओके. व्हेन दिस फोटोन कैरिंग द फुल न्यूक्लियर ट्रांजिशन, the energy strikes
another similar nucleus also embedded in a tight crystalline structure absorption may occur. ओके और अब जो फोटोन जो फर्स्ट न्यूक्लियाई से निकला था, अगर वो सेकेंड न्यूक्लियाई के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो सेकेंड वाला न्यूक्लियाई इसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और अब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा. ठीक है, बिकॉज द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर वेरी शार्पली डिफाइंड and only such a photon, one that carries the exact transition energy, may excite another nucleus. ओके इसका हम स्कीमेटिक की जो डायग्राम है उसको हम आगे पढ़ेंगे. तो इसने क्या कहा, क्योंकि आपको ये पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, सबके सब बिल्कुल शार्पली डिफाइंड होते हैं. तो अगर जो फोटोन जो एग्जैक्ट अमाउंट में एनर्जी लेगा ट्रांजिशन के लिए, उसके पास एग्जैक्ट अमाउंट में एनर्जी होगी, वही क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन करवा सकता है, ट्रांजिशन करवा सकता है. अदरवाइज फोटोन जिसके पास एनर्जी ट्रांजिशन की एनर्जी से कम है, वो फोटोन ट्रांसमिशन नहीं करवा पाएगा. ओके ये हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ट्रांजिशन किस तरह से होता है. जैसे ये देखिए यहाँ पर ये हमने सोर्स लिया है, ये सोर्स किसका है, गामा रे का. यहाँ से क्या एमिट होगी, गामा रेडिएशंस निकलेंगी. ये जो गामा रेडिएशंस ये सोर्स कैसे निकालेगा, इस सोर्स के एक्साइटेड स्टेट में जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में अपने आप को रिलैक्स करेगा और जब ये रिलैक्स करेगा तो ये एनर्जी एमिट करेगा, जो एनर्जी गामा रे की फॉर्म में होगी. ठीक है, और अगर जो सोर्स न्यूक्लियाई है इसको हमने क्रिस्टल के अंदर फिट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में अगर इसका मास कम है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी गामा रे की रिकॉइल की फॉर्म में भी वेस्ट हो सकती है. बट अगर हमने इस न्यूक्लियस को क्लोजली बाउंड कर दिया है क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में, तो ये गामा रे की एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी के बराबर हो जाएगी, जो एनर्जी हमें अब्जॉर्बर की ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करवाने के लिए चाहिए. ओके तो ये पूरा क्या है, मोसबार इफेक्ट. सोर्स से गामा रे निकलेगी, बिल्कुल जो सोर्स का न्यूक्लियाई है उसी का आइसोटोप होगा, वो न्यूक्लियाई क्या करेगा, उस गामा रे को अब्जॉर्ब करेगा और उसमें क्या होगी, ट्रांजिशन होगी, और उसी ट्रांजिशन को हमें मोसबार स्पेक्ट्रा में ओके स्टूडेंट्स, अब हम मोसबार फिनोमिना को, मोसबार इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेकर चलते हैं. एग्जांपल में हमने एक्सप्लेन किया है कि एक तो कंडीशन ऐसी बनती है जहां पर रेजोनेंस नहीं होता है और दूसरी कंडीशन ऐसी है जहां पर मोसबार रेजोनेंस हो जाता है. तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाले केस में ये जो बोट है, इस बोट से ये जो पर्सन है पी, ये क्या करना चाहता है, ये किनारे पर आना चाहता है, मीन्स बोट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है. तो जैसे ही ये पर्सन पी किनारे पर अपने पैर रखेगा तो जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की वजह से जो पर्सन पी था ये किनारे पर पहुंचने की बजाय पानी में ही डूब जाएगा. तो यहाँ पर बोट ने क्या किया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किया है. इसी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल बोलते हैं. ओके तो अब ये अगर रिकॉइल हो चुका है तो इंसान यहाँ पर नहीं पहुँचा, और ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में कोई भी मोसबार फिनोमिना नहीं होगा, नो मोसबार फिनोमिना. और मोसबार फिनोमिना नहीं होगा तो मोसबार स्पेक्ट्रा भी हमें देखने को नहीं मिलेगा. ओके दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरे एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे पास ये बोट है, बोट को अब क्या कर दिया है, बाउंडेड कर दिया है. बाउंडेड होने की वजह से जैसे इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, तो जैसे ही ये पर्सन यहाँ से अपने पैर उठाएगा, कहाँ पर जाने के लिए, शोर पे जाने के लिए, किनारे पर जाने के लिए, तो आराम से किनारे पर ये पहुँच जाएगा. ठीक है, क्यों पहुँच जाएगा, क्योंकि जो बोट थी उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं किया है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या था, फिनोमिना पूरा का पूरा रिकॉइल फ्री था. ओके और अगर ये रिकॉइल फ्री था तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मोसबार इफेक्ट मिलेगा. तो मोसबार इफेक्ट होगा तो मोसबार स्पेक्ट्रा भी मिल सकता है. तो इस डेली लाइफ एग्जांपल से हम मोसबार रेजोनेंस को समझ सकते हैं. ओके नाउ व्हाट इज दिस आइसोमर शिफ्ट. आइसोमर शिफ्ट क्या होती है. अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट है तो आइसोमर शिफ्ट भी अराइज हो सकती है, ठीक है। लेकिन आइसोमर शिफ्ट जनरली एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि ये पी, डी और एफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। डी और एफ का केवल स्क्रीनिंग इफेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे, केवल और केवल जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। सो आइसोमर शिफ्ट क्या होगा? आइसोमर शिफ्ट अराइजेज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस interact with positive nuclear charge and relative energies of the ground and excited nuclear states are affected in much the same way as positive nuclear charge affect the energy of the electrons। तो आइसोमर शिफ्ट अराइज होने का कारण क्या है? न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज से किस तरह से इंटरेक्ट करती है, उसी वजह से आइसोमर शिफ्ट अराइज होती है। जनरली आइसोमर शिफ्ट जो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की रिलेटिव एनर्जी होती है उससे भी अफेक्ट होती है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव चेंज इन एनर्जी बिटवीन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट बाय द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस chemical environment, different energies will be required to induce transitions in various materials। अब देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है और न्यूक्लियर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी न्यूक्लियस की चारों तरफ अगर डिफरेंट है तो उस कंडीशन में जो इंटरेक्शन होगी, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी न्यूक्लियस को ट्रांजिशन करवाने के लिए, वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। एंड दिस इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद एन इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस। और अब जो इंटरेक्शन हो रही है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के साथ, वो इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के ऊपर वेव फंक्शन क्या है इस पर डिपेंड करती है। ओके, तो आइसोमर शिफ्ट क्या है? आइसोमर शिफ्ट क्यों अराइज होती है? क्यों अराइज होती है? क्योंकि आइसोमर शिफ्ट में इंटरेक्शन होती है किसके बीच में? न्यूक्लियर के चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटसाइड द न्यूक्लियस, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से आइसोमर शिफ्ट अराइज होती है। आइसोमर शिफ्ट डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। और जनरली जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन पर डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है और एफ में भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर केवल और केवल एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वही आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को चेंज करवा सकता है, बाकी अफेक्ट नहीं करेंगे। बाकी केवल और केवल एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को स्क्रीन कर सकते हैं। ओके, so electron density in s orbital has a definite value at the nucleus। so electron in p, d and f orbitals can affect the isomer shift only by screening the s electron from the nuclear charge। हमने पढ़ा कि जो इंटरेक्शन है आइसोमर शिफ्ट की, जो इंटरेक्शन थी वो डिपेंड करती है एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि केवल एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही ऐसा होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जिसका एक फिक्स्ड वेव फंक्शन होता है। तो जो अब पी और डी और एफ ऑर्बिटल हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल एस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करके ही आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को मतलब चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा आइसोमर शिफ्ट में। ओके, सो दिस आइसोमर शिफ्ट इज मेजर्ड एक्चुअली द डिफरेंस इन एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द सैंपल एंड सोर्स। तो हम आइसोमर शिफ्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है। मेथड क्या है कि सैंपल और सोर्स के बीच में एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में डिफरेंस क्या है। एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का डिफरेंस फाइंड आउट कर दें तो हम क्या बता सकते हैं? आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा कि आइसोमर शिफ्ट अराइज होती है, कैसे अराइज होती है? इंटरेक्शन से। किसकी इंटरेक्शन से? न्यूक्लियर के चार्ज और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से। किसकी वजह से होती है? एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से होती है। ओके, पी डी एफ का क्या इफेक्ट होगा? पी डी और एफ एस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करके ही इसको अफेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट पी डी एफ इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं होगा आइसोमर शिफ्ट पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने आयरन 57 लिया है, जिसका मोसबार स्पेक्ट्रा हमने ऑब्जर्व किया और इसके लिए आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो कि आपके पास आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव है। तो आयरन 2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d6। आयरन 3 पॉजिटिव के लिए क्या होगी? 3d5। तो जो फेरस है यानी कि जो Fe2 पॉजिटिव है, इसके अंदर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम, जबकि Fe3 पॉजिटिव के अंदर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये बताइए, जिसके अंदर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट होगा आइसोमर में। समझ गए? तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे Fe2 पॉजिटिव, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर डी के अंदर केवल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो Fe2 पॉजिटिव में ज़्यादा एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो आइसोमर शिफ्ट में चेंज करेगा वो टूवर्ड्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आइसोमर शिफ्ट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फेरस आयन है उसके लिए लार्ज पॉजिटिव आइसोमर शिफ्ट होती है फेरिक आयन के कंपैरिजन में।